हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रोग निदान के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की व्याधि क्षमत्व, जो कि इजी है लेकिन उसे समझना, याद करना और उसके जो श्लोक हैं ये याद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रोग निदान के फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर इतना डिटेल तो नहीं मिलेगा आपको सब कुछ, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ही फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और शॉर्ट है, लेकिन सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा और बहुत ज़्यादा उसमें डिसीज़ कन्फ्यूज़न वो सारी चीज़ें हैं। बट फर्स्ट पार्ट में आप ये कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद करें, और अगर श्लोक नहीं याद कर सकते हैं तो ना करें, लेकिन जो उसके एग्जैक्ट वर्ड लिखे हैं हिंदी में वो ज़रूर याद करना चाहिए। राइट, सो आगे बढ़ते हैं व्याधि क्षमत्व की परिभाषा को देखते हुए। तो इसमें क्या कहते हैं, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को व्याधि क्षमत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। अब वो क्या है? व्याधि बल विरोधित्वम, यानी व्याधि के बल का विरोध करता है। उत्पन्न हुए रोग के बल को कम करना या उसे नष्ट करना, रोग की तीव्रता को रोकना। दूसरा क्या होता है? व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम। देखो, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई श्लोक पढ़ो या श्लोक याद करो, उसे संधि विच्छेद करके पढ़ो। जैसे यहाँ पर व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम, ठीक है, इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। ठीक, अब ये क्या, इसका क्या मतलब है? व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम, यानी शरीर में नए रोगों की उत्पत्ति को रोकने के लिए, उत्पाद मतलब उत्पत्ति का बंधन, यानी उसे रोकने के लिए, यानी एक तो ये बात इन्होंने कही कि अगर रोग उत्पन्न हो गया है तो उसे नाश करो, और दूसरी बात ये कि रोग को उत्पन्न ही नहीं होने देना है। तो ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? व्याधि क्षमत्व। देखो, व्याधि क्षमत्वम नाम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति चा। समझ आ गया? चक्रपाणी। अब आते हैं त्रिविध बल। तीन तरह के बल क्या होते हैं? ये वाला श्लोक आप याद कर लीजिएगा, और इसकी हिंदी तो आपको समझ आ ही गई होगी। त्रिविध बल होते हैं क्या, वो देखिएगा। सहज, कालज और युक्तिकृत। कौन कौन से वो तीन बल होते हैं? सहज, कालज और युक्तिकृत बल होता है। ठीक है, सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज की बात करें तो अगर आपसे इनके श्लोक याद होते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि श्लोक याद करें, लेकिन अगर आपको श्लोक याद नहीं करने हैं तो इतनी हिंदी आप याद कर सकते हो। सहज क्या होता है? सहज मीन्स अपना, जेनेटिकली जो हमें मिलता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये व्यक्ति का प्राकृत जन्मजात बल होता है जो माता पिता से मिलता है। तो ये व्यक्ति का प्राकृत जन्मजात बल होता है, ये माता पिता के शुक्र शोणित से मिलकर बनता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? एक तो माता पर, पिता पर और गर्भाशय पर। ठीक है, कि गर्भाशय कैसा है, ये आनुवांशिक जेनेटिक फैक्टर होता है। अब या तो आप ये भी ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन माता पिता, इस पर माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है, ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। कालज की बात करते हैं तो ये काल मतलब वक्त के साथ साथ टाइम, ये समय, ऋतु, आयु के अनुसार बदलने वाला बल है। जैसे शिशु और वृद्ध अवस्था में बल कम होता है जबकि युवा अवस्था में अधिक होता है। इसी प्रकार विसर्ग काल यानी शीत ऋतु में बल उत्तम होता है, और आदान काल यानी ग्रीष्म ऋतु में बल कम होता है, यानी ठंडे जो ऋतु होते हैं या फिर शीत ऋतु, ठीक है, इसमें तो बल ज़्यादा होता है, गर्मी में हमारा बल कम रहता है। युक्तिकृत, युक्ति से जिस बल को आप बढ़ा सकते हो, राइट, वह बल जिसे उचित आहार विहार, रसायन, चिकित्सा, व्यायाम, उचित जीवन शैली से उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस बल को, वो युक्तिकृत है। युक्ति मतलब आप अपना दिमाग लगा के जिसे एनहांस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो अपनी लाइफ के बल को। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं बल वृद्धिकर भाव कौन से। मैं फिर यहाँ पर कहूँगी अगर आप इसका श्लोक याद करना चाहो तो वो कर लेना, अदरवाइज ये देख लीजिए। शरीर के बल को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
सौम्य और बलवान माता पिता से जन्म लेना, बल संवर्धन करने वाली ऋतु जैसे हेमंत और शिशिर का प्रभाव। बात यही वो बोल रहे हैं कि शीत ऋतु में हमारा बल ज़्यादा होता है, ये बल का वर्धन करते हैं। शरीर के अनुकूल आहार का, देखो शरीर के अनुकूल आहार लोगे तो शरीर को ज़्यादा मेहनत उसे पचाने में और न दोष की विकृति होगी, तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली बल को बढ़ाएगा। उचित व्यायाम और व्यायाम के बाद विश्राम करने से, वेरी इंपॉर्टेंट, मन का प्रसन्न होना और चिंता मुक्त होना आपके बल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंप्रूव करता है, क्योंकि स्ट्रेस में आप रहोगे तो आपका ओज है हो जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब शारीरिक, ये कौन से थे? बल वृद्धि कर भाव, आपने हेडिंग देखी। अब शरीर वृद्धि कर भाव कौन कौन से हैं? शरीर की भौतिक वृद्धि, फिजिकल जो वृद्धि है वो काल संपद यानी जो उचित काल में और अनुकूल आयु है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि उचित समय बोले तो कि शीत ऋतु हो गया, अनुकूल आयु मतलब युवावस्था हो गया, ठीक है। तो उसमें शरीर की वृद्धि होती है। आहार संपन्न यानी बैलेंस डाइट का सेवन करोगे तो शरीर की वृद्धि होगी। अविघात, आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है तो डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट आपके शरीर का जो बल है वो ज़्यादा होगा। किससे? जिसके शरीर पे कोई चोट लगी है, कोई आघात है। रस प्रसाद, भोजन का ठीक से पचना और उत्तम रस धातु का निर्माण होना। इसका क्या मतलब है कि आपका जो शरीर है वो सुसंगठित है और एकदम बढ़िया है, राइट। इसके बाद आता है विकार विघात भाव एवं अभाव। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि शरीर में रोग क्यों उत्पन्न होते हैं या क्यों नहीं होते हैं। ये तीन मुख्य घटक के पारस्परिक संबंध पर आधारित है, दोष, दूष्य और निदान पर। विकार विघात, फैक्टर्स लीडिंग टू डिसीज प्रोडक्शन। देखते हैं वो क्या है। जब शरीर में निम्नलिखित परिस्थिति होती है तो रोग अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होता है। यानी अगर ये वाले फैक्टर्स आपके बॉडी में हैं तो रोग उत्पन्न होगा। निदान, दोष, दूष्य आपस में अत्यधिक शक्तिशाली और एक दूसरे के अनुकूल हो, एक दूसरे के साथ फेवरेबल हो तो क्या होगा? रोग उत्पन्न होगा। शरीर में इम्यूनिटी कम हो, ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो इजीली रोग हो जाएगा। दोष बहुत अधिक कुपित है और जो दूष्य है वो अधिक शिथिल, यानी दोष और दूष्य दोनों ही आपके जो हैं वो साम्य अवस्था में नहीं है, प्राकृत अवस्था में नहीं है, एक्चुअली दूषित हैं दोनों, तो आपको रोग होगा। विकार विघात भाव, फैक्टर्स प्रिवेंटिंग डिसीज प्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो प्रिवेंट करेंगे? निदान, दोष, दूष्य आपस में अत्यंत दुर्बल हो, कमज़ोर हो और एक दूसरे के अपोजिट हो। शरीर का जो बल है, जो इम्यूनिटी है वो एकदम उत्तम हो, बढ़िया हो। व्यक्ति हितकर आहार विहार का पालन करता है तो उसे रोग कम होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बाद 7वें की बात करते हैं, जो कि आप स्वस्थ व्यक्ति में भी पढ़ते हो, जो कि आप चरक में भी पढ़ते हो, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, देखते हैं। परिभाषा क्या है? 7वें वो होता है जो आहार, द्रव्य या विहार जो निरंतर सेवन करने पर भी शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता बल्कि अनुकूल होकर स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, राइट। ये वो चीज़ है कि कोई भी द्रव्य है, आहार है, विहार है जो आप निरंतर सेवन करते हो और वो आपके शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचाता है, जब बल्कि आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। 7वें के प्रकार, प्रवर 7वें, अवर 7वें और मध्यम 7वें। प्रवर 7 में क्या होता है? यानी सर्प रस 7 में, जिसमें सभी 6 रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त कषाय का सेवन शरीर के लिए अनुकूल होता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बलवान और रोग मुक्त होते हैं। यानी प्रवर 7, प्रवर मतलब उत्तम, सबसे बढ़िया कौन है? जो सर्वरस, जिसके लिए सारे रस अच्छे हैं, जो सारे रसों का सेवन करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बलवान होगा और रोग मुक्त होगा, उसे कोई रोग नहीं होगा। अवर 7 में क्या होता है? जो एक ही रस का साथ में, जिस व्यक्ति को केवल एक ही रस अनुकूल बैठता है, बाकी रसों से नुकसान देता है, तो ऐसे व्यक्ति अल्प बल वाला होगा, क्योंकि जो खा ही नहीं सकता, जो एक ही रस पर जीवित है, बाकी रसों से सूट ही नहीं कर रहे, तो ऐसा तो अल्प बल वाला ही होगा, क्योंकि सारे 6 रस का अपना अलग अलग एक महत्व है, अपना एक अलग स्पेसिफिक कर्म है जो वो बॉडी में आकर करते हैं। मध्यम में 2, 3, 4, 5
कोई से भी वो रस हो तो इनका बल भी मध्यम होता है। अब ये बोल रहे हैं कि स्वस्थ और व्याधि में संबंध, प्रवर्ष 7 में रखने वाले व्यक्तियों का जो इम्यूनिटी है वो उच्च होता है सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से वो रोगों से बचे रहते हैं। अवर्ष 7 में वाले बार बार बीमार पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ओज के भेद, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, आज यहाँ भी आप पढ़ेंगे, बार बार आप इन्हें पढ़ेंगे। चलो, परोज अपरोज, परोज का प्रमाण अष्टबिंदु, अपरोज अर्ध अंजलि, स्थान हृदय, संपूर्ण शरीर। याद है ये, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा होता है, चरक में हम इसे पढ़ते हैं, स्वस्थ व्रत में पढ़ते हैं, रोग निदान में अब हम पढ़ रहे हैं। सो इस चैप्टर को इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। परोज क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण, इसके नष्ट होने से मृत्यु हो जाती है। यह पूरे शरीर में रहता है और दिन प्रतिदिन के व्याधि क्षमत्व को संभालता है। समझ आ गया? चतुर्विध ओज 6 विकृति। अब 3 तो इनकी कम होने से, या फिर 3 हम ही पढ़ते हैं मोस्टली, 3, चौथा हम उसकी वृद्धि का पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये देखो क्या है, सुश्रुत ने 3 बताई हैं, जो कि 3 ये है और ये 4 भी है, ठीक है। ये देखते हैं, क्योंकि डिफरेंट आचार्य हैं, किसी ने 3 बताई, किसी ने 4, तो हम चारों पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में मोस्टली लिखते हैं वो ये 3 आती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ओजो विसरंस की। इसमें ओज अपने मूल स्थान हृदय से हटकर अन्य स्थानों में विस्तृत हो जाता है। अपने स्थान से हटकर अन्य स्थान में विस्तृत हो जाता है, जिससे क्या होता है? संधि में शिथिलता, शरीर में जकड़न, दोषों का च्युत होना। इसके बाद ओजो व्यापद, दोष के संसर्ग से ओज के प्राकृत गुण दूषित हो जाते हैं, जिसका लक्षण शरीर में भारीपन, स्तब्धता, ग्लानि, वर्ण परिवर्तन। ओज 6 के क्या लक्षण होते हैं? ओज की मात्रात्मक कमी हो जाती है, मात्रा जो है उसकी वो कम हो जाती है, जिसके लक्षण मूर्छा, मांसक्षय, प्रलाप, अत्यधिक भय, अत्यंत अंत में मृत्यु हो जाती है। देखो, इन 3 के श्लोक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक याद कर लेना, इसके बुक से एक बारी से देख लेना, श्लोक याद करना इसका। ओज वृद्धि से क्या हो जाएगा? प्रसन्न और शारीरिक तुष्टि उत्पन्न करता है, परंतु कुछ विकृत रूपों में अवरोध भी कर सकता है। तो ये वाला आप इतना ध्यान ना दें, लेकिन ये 3 के श्लोक के साथ इन्हें याद करना, क्योंकि ये 2026 के पेपर में आया है, आपके में भी आ सकता है, तो इसे याद करना ज़रूर, ठीक है। दोषपाक इम्पॉर्टेंट है। दोषपाक क्या होता है? जब शरीर में रोग की अवस्था में दोष प्रकोपित होते हैं तो अग्नि की सहायता से उन दोषों का पाचन होता है, जिसे दोषपाक कहते हैं। अब आप ये समझो, आपके शरीर में दोष प्रकोपित हुए, राइट, उसके बाद अग्नि ने उन दोषों का पाक कर दिया है, यानी वो दोष अब कम हो रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये एक रोग से निरोग की अवस्था की तरफ एक कदम है कि आप अब रोग मुक्त हो जाओगे जल्द ही। तो ये एक अच्छा साइन है। दोषपाक के लक्षण क्या होते हैं? ज्वर का कम होना या उतरना, शरीर में हल्कापन आना, इंद्रियों का प्रसन्न होना, उत्तम क्षुधा और मल का प्राकृत रूप से बाहर निकलना। उदाहरण क्या है इसका? एक्यूट फीवर नव ज्वर में दोष अपक्व अवस्था में होते हैं। लंघन और पाचन औषध के सेवन से जब दोष पाक होता है तो ज्वर शांत हो जाता है और जीर्ण ज्वर या स्वस्थ अवस्था प्राप्त होती है। ये था आपका पूरा आयुर्वेद का पार्ट, जिसमें मैं आपसे कहना चाहूँगी कि श्लोक ज़रूर याद करना है, ठीक है। श्लोक इसमें एक ही लिखा है और तो नहीं लिखा है शायद कोई, आपको बाकी के श्लोक याद करने हैं, और इसके तो याद करने ही करना है, बाकी आप चाहे करना या मत करना, इसके ज़रूर करना। अब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस की, जो कि हमारे सिलेबस में है, मॉडर्न वाले टॉपिक्स। इम्यूनिटी की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन क्या है? इम्यूनिटी इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिन्स और फॉरेन एंटीजन फ्रॉम एंटरिंग इट्स सेल्स or to neutralize them if they had already entered. इम्यूनिटी वो है जो रेजिस्ट करती है किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, टॉक्सिन्स को, उन्हें बॉडी में आने नहीं देती है, और अगर वो आ जाते हैं तो उनसे फाइट करती है। Immunity is broadly divided into 2 major arms, innate immunity and acquired immunity.
अब इन्नेट की बात, ये भी मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी क्योंकि ये तो हम सारा नीट में पढ़ते हुए आए। इन्नेट क्या होता है? इनबॉर्न नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रायर एक्सपोजर टू माइक्रोब्स। इसमें 4 टाइप्स के बैरियर होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स, जो कि हमने 12th में पढ़े हैं। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी देखो स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, GIT है, ये सारे क्या है? फिजिकल बैरियर्स हैं। फिजियोलॉजिकल क्या है? जैसे एसिड इन स्टोमक और टीयर्स इन आई, सलाइवा इन माउथ, बॉडी टेम्परेचर एंड लो pH ऑफ स्किन, ये सारे क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सेलुलर बैरियर क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये क्या करती हैं? एंगल्फ करती हैं पैथोजन को और डिस्ट्रॉय कर देती हैं। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? इंटरफेरोन्स, एंटीवायरल प्रोटीन्स एंड एक्यूट फेज प्रोटीन्स। ठीक है, इसके बाद आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी स्पेसिफिक होती है ये। इट इज़ द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम में होता है ये। एक्सपोजर जब उनका होता है किसी पैथोजन से, तो उसके बाद वो एक अपनी एंटीबॉडी बनाते हैं और उसे पहचान लेते हैं, मेमोरी में सेव कर लेते हैं कि ये पैथोजन है तो हमें ये एंटीबॉडी से अटैक करना है। ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव। एक्टिव क्या होती है? प्रोड्यूस बाय होस्ट ओन इम्यून सिस्टम स्टिमुलेटेड बाय एन एंटीजन, राइट। डेवलपिंग इम्यूनिटी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन। आपको मान लीजिए चिकन पॉक्स हो गया है, उसके बाद आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। आर्टिफिशियली एक्टिव इंड्यूस बाय वैक्सीन्स। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? ट्रांसफर टू द होस्ट रेडी मेड फ्रॉम एन इम्यून इंडिविजुअल और एनिमल्स। इसमें देखो क्या होता है, नेचुरल क्या होता है कि जब मदर से बच्चे में आती हैं एंटीबॉडीज़, तो वो क्या है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल क्या होता है? इंजेक्शंस ऑफ एंटी टिटनेस हो गया, एंटी रेबीज सीरम, जो आप रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आप बॉडी में डालते हो, तो वो होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल वाली मदर वाली है, आर्टिफिशियल वाली एंटी रेबीज वाली है, एंटी स्नेक। ठीक है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी क्या होते हैं? आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये सारा पढ़ा हुआ है 12th में, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।